हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया, कौम से ख़िताब नहीं किया, थ्रू इंटरव्यू दिया है, सीधा कहते हो इनके तो इंटरव्यू दे दिया है, गलती इज्तिमाई इंटरव्यू दिया जिसमें मुख्तलिफ चैनल्स के कुछ एंकर्स बुलाए हुए थे और उन्होंने हर चीज़ के ऊपर बात की। ये इंटरव्यू सुबह हुआ था और तब से ख़बर बड़ी गर्म निकली कि जनाब कोई जो अमरीकी सदर ट्रंप साहब हैं, जो गुज़िश्ता माह खासे गुस्से में थे पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में देते हुए कहा भी था कि पाकिस्तान को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। सबको पता था कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है और सिवाय CIA को। एग्जैक्टली। तो उसके बाद इमरान खान ने भी उसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि जनाब आप अपना बताएं ना, अफगानिस्तान में आपने क्या, इतने करोड़ों डॉलर तो तूने जला दिए, ट्रिलियंस ऑफ, इट इज अ ट्रिलियन डॉलर, 1.5 ट्रिलियन उन्होंने कहा कि आपने कर लिया, आपने वहाँ क्या जो है ना कर वहाँ पर। उसके बाद लगता था कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो है ना वो डोर कट गई है और कम्युनिकेशंस, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि वहाँ पे पेंटागन की तरफ से और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई कि नहीं यार, मतलब नीचे लेवल पे भाई नहीं है यार, तो पता है यार पागल बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल। और क्या। तो आज फिर वो इमरान खान ने कहा कि आज सुबह उन्हें जो है अमेरिकी सदर ट्रंप का ख़त मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि बिल्कुल हम पाकिस्तान की कुर्बानियों को न सिर्फ सराहते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो रिन्यू हो, उसकी असर नौ बात हो। साथ ही फिर फवाद चौधरी ने रॉयटर्स को इंटरव्यू भी दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि इस ख़त में ये भी कहा गया है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। अच्छा, इससे पहले कि आप कोई और बात करें, हाँ, मैं ज़रा जल्दी से ट्रंप की ट्विटर में देख लूँ कि हो सकता है कि भाई ने अगर पिछले 2 सेकंड में कोई बात कर दी हो यार। ये जो बयान आया है ये तब तक वैलिड है, ट्रंप के अगले ट्विटर तक वैलिड है। अच्छा, अब तक आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो ज्यादा रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं खुद हैरान था, अभी तक मैं हर 2 सेकंड चेक करता रहूंगा, आप फिक्र ना करें। जब ये खत की बात हुई ना तो पाकिस्तानियों ने भी और अमूमी तौर पर भी दुनिया वालों ने कहा कि यार ट्रंप ने किसी को ख़त लिखा हो हमें नहीं याद पड़ता, वो तो सिर्फ ट्वीट करता है या फ़ोन कॉल करता है। नहीं, फ़ोन कॉल जब करता है तो जाहिर है उसकी भी प्रेस रिलीज जारी नहीं होती, वो अपने ट्वीट से ही बताता है। वाशिंगटन से तस्दीक अभी बाकी है, ये पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा है नहीं कि जी ख़त लिखा है। नहीं, अमरीकी सिफारत खाने ने जाहिर ख़त पहुँचाया है। तो नहीं अमरीकी सिफारत खाने ने कहा है, इन्होंने बात की है ना। हाँ, बात की है ना। तो अमरीकी सिफारत खाने ने कहा है कि हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे वो हमारा जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो करेगा। एक चीज़ मैं इसी पे रुक जाए ट्रंप के ख़त पे ना, ये जो आपने कहा कि फवाद चौधरी ने ये कहा कि जी वो चाहते हैं कि तालिबान को हम मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने के लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा करें। उनके तो ऑलरेडी तालिबान से मुज़ाकरात चल रहे हैं, पता नहीं है शायद। तो मतलब क्या मतलब है इस बात? अच्छा, इसके साथ ही खबर ये भी है कि जो उनके खुसूसी एलची हैं ज़ल्मे खलील ज़ाद साहब, वो भी कल तशरीफ़ ला रहे हैं और कल वो भी मीटिंग करेंगे। तो ये नहीं लगता कि इसके जवाब में कोई ऐसी ट्वीट आ जाएगी कि नहीं ये ख़त ऐसे ही है। ज़ल्मे खलील ज़ाद ही तो मुज़ाकरात कर रहे थे उनसे, नहीं, वो कर रहे थे, कतर में कर रहे थे ना। लेकिन अब वो ज़ाहिर है पाकिस्तान, पहले तो उन्होंने पाकिस्तानियों को टोटली नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा खुद हम ट्राई करते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में इस बरस जितने ज़्यादा जो है दहशतगर्द हमले हुए हैं यार, हाईएस्ट सिविलियन कैजुअल्टीज, बिल्कुल, हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉप, हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स अक्रॉस, और जितनी जमीन अभी तालिबान के कंट्रोल में है उनके हुकूमत के बाद इतनी कंट्रोल में कभी नहीं रही। तो बड़ी अच्छी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ऑलरेडी मुज़ाकरात अमेरिका से डायरेक्ट हो रहे हैं तालिबान के, तो पाकिस्तान की मदद क्यों मांग रहे हैं? मैं अभी ट्रंप को ट्वीट करके पूछ लेता हूं। उसकी सेंस बनती है ना। देखिए मसला ये है शायद उन्होंने इसमें मदद मांगी हो कि आप तालिबान को आने से रोकें। देखिए आई थिंक इस पर हम डिबेट कर नहीं सकते क्योंकि हमने एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ा नहीं है। तो जो तीन चार लोगों ने जो पॉइंट्स उन्होंने दिए थे दफ्तर खारजा ने, उन्होंने साथ अपना भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम वेलकम करते हैं ट्रंप साहब की इस तजवीज़ को। फिर खान साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा तफसील से बताया उन्होंने क्या तिगड़म लड़ाई जो ट्विटर वॉर हुई थी और उसके बाद, और वो ये कहते हैं कि उन्हें टैकल करना आता है अमेरिकन को। तो सुनिए खान साहब क्या कह रहे हैं, सुनाइए। इम्पोर्टेंट हमारा अफगानिस्तान में है इस वक्त।
मुझे बल्कि अभी लेटर भी आया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले करे तालिबान को टॉक्स के ऊपर लाने के लिए और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। ये अभी आज ही आया। हम तो हमारी बड़ी प्राइम पोजीशन है इसके अंदर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये हमारा ये रोल होना। मैं बड़ी देर से, जब मुझे तालिबान खान कहते थे, मैं यही कहता था कि जंग से ये मसला नहीं हल होना। आज शुक्र है सारी दुनिया यही कह रही है कि पाकिस्तान उनको इकट्ठा करे, बजाय जो शुरू में कि जी डू मोर करो और तबाही मचाओ अपनी भी मुल्क की। हम क्यों ना एक अपना पार्ट प्ले करके, और हम कर सकते हैं, हम उनको इकट्ठा करें। जी एक चीज प्लीज याद रखें, क्योंकि मैं वेस्टर्न माइंड को इन सबसे बेहतर समझता हूं, ये मगरबी ज़हन को नहीं समझते। ये समझते हैं कि उनके अगर नीचे पड़ो, जूते पॉलिश करो, तो वो आपको अशफरियां फेंक देंगे थैला और एक खुश हो जाएंगे। ये मोनार्की नहीं है, ये डेमोक्रेसीज है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं। हमारा काम है अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े हो। हम अपने इंटरेस्ट क्यों कुर्बान करें उनके लिए जो हम करते रहे हैं। तो वो ट्वीट समझता है, उसको पता है कि जो मैंने जवाब दिया, मैंने कोई उसको गालियां नहीं निकाली, मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि किस मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी हैं आपके लिए जितनी पाकिस्तानी, और आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। और उसने मुझे बड़ा अच्छा लेटर लिखा है ये, और उसने, ट्रंप ने मुझे ये कहा है कि आप अपना रोल प्ले करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वहां से, कि आप किसी तरह ये पीस प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करें तालिबान के साथ, जो हमें करना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान में पीस हो। अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बेनिफिशरी है उसका। देखिए, दो तीन चीज़ें तो उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने फैक्ट्स दिखाए। अच्छा, माजी में भी पाकिस्तान ये करता रहा, लेकिन उनका ये कहना है कि वो वेस्टर्न जहनों को बेहतर समझते हैं। खान साहब से ये सवाल भी हुआ है कि जनाब ये पहले वालों ने भी तो आपसे ये तजवीज़ दी थी, तो उनकी क्यों नहीं मानी गई? तो सुनिए खान साहब क्या फरमाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। ये हमारा मैनिफेस्टो था कि हम सारे नेबर से अमन करेंगे। ये जो करतारपुर का हुआ है हमारे साथ पूरी तरह खड़ी है। हमें कोई इस वक्त प्रॉब्लम्स नहीं है। ये जो पहले होता था जी मिलिट्री सिविल डिस्कॉर्ड, ये जो होता, हमें तो कोई ऐसा ये करतारपुर वाली बात आपने कहा कि करतारपुर जो आपने किया वो आपके साथ खड़े हैं। 2013 में यही करतारपुर पीस कॉरिडोर के नाम से नवाज शरीफ साहब भी खोलना चाहते थे, वो नहीं खोल सके। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो भी खोलना चाहती थी। क्या वजह है कि आप खोलने में कामयाब हो गए हैं? पहली दो गवर्नमेंट जो थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो नहीं खोल सके। आप कहते हैं कि हम जर्मनी और फ्रांस की तरह अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर यही बात नवाज शरीफ करें या जरदारी साहब करें तो कहा जाएगा कि देखें ये गद्दार हैं। एक मिनट, मुझे ये बताएं कि जर्मनी और फ्रांस के इसलिए एनालॉजी बनती है हमारी इंडिया और पाकिस्तान की कि उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी आपस में। उनकी तो बड़ी, लेकिन वो दो मुख्तलिफ मुल्क हैं। ये स्टेटमेंट कई दफा आती है जी दीवारें हट जाए, हम एक ही कौम है। हम एक कौम नहीं है, वो हिंदुस्तान है, हम पाकिस्तान है। हम कायदे आजम की टू नेशन थियोरी में बिल्कुल बिलीव करते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं कि हम एक जंग के आलम में रहें, कोल्ड वॉर रहे, हम आगे ना बढ़ सकें, हम ट्रेड ना कर सकें। क्योंकि जर्मनी और जापान के अंदर इवेंचुअली आज अब कोई तस्वर जंग का इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी ट्रेडिंग लिंक्स इतनी इंटरलिंक हो गई हैं कि वो अब दोनों मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपने ये करतारपुर वाली गुगली की थी, जिसमें पता नहीं उनका कोई और मकसद, कोई और तरह कहने का होगा। शाह जी की दफा तकरीर के अंदर कह जाते हैं। आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? गुगली थी या बाउंसर था? मैं एक्चुअली ये बात कहता हूं क्योंकि मुझे जब ये आए सिद्धू पहली दफा 3 महीने पहले, तो उन्होंने जब ये हमारी सरसरी बात हुई इस चीज की, देखिए उनके लिए ये ऐसे है जिस तरह हम मदीना जाना चाहते हैं, उनके लिए ये ऐसे ही है बिल्कुल। और अब सोचें कि हमें अगर 4 किलोमीटर दूर हम मदीना से बॉर्डर हो और हम ना जा सके, मुसलमान को कितनी तकलीफ हो और कितनी खुशी हो अगर हम जा सके। मैंने इतनी खुशी देखी, जो वो मैंने देखा, वो उनकी जो मिनिस्टर थी वो तो रो पड़ी, इतने खुश थे वो तकरीर करते हुए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ये हमारी गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान रिफ्लेक्ट करता है। हम एक वो गवर्नमेंट है जो अपने सारे नेबर से ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। क्यों? लेकिन सर गुगली नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। इसमें गुगली क्या? देखिए ये जो जवाब है ना, एक तो ये कि वो बहरहाल सवाल तो स्किप कर गए कि जी पिछली हुकूमतें भी यही बात कर रही थी, तो वो तो नहीं कर सकी, आपने कैसे कर ली। लेकिन एक बात है, मैं खान साहब को दाद देता हूँ, उन्होंने सिंसियरली ये बात बताया कि देखिए ये फौज
जो कि एक रियलिटी है ज़ाहिर पाकिस्तान में कि फ़ौज आपके साथ खड़ी है। फ़ौज अगर आपके साथ ना खड़ी हो तो आप कम से कम अफ़गानिस्तान और इंडिया के बारे में एक कदम नहीं चल सकते, आप कितने भी तुर्रम खान हों। और हम जो ये कहते हैं, मुझ जैसे लोग बरसों से कहते आए कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मल करने की चाबी है जी, तो हिंदुस्तान में आरएसएस के पास है और पाकिस्तान में फौज के पास। बिल्कुल, आरएसएस को आप एक्सपैंड करके बीजेपी भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ वही मतलब राइट विंग के पास है। ओनली निक्सन कैन गो टू चाइना वाली बात। लेकिन यह है कि जब भारतीय वज़ीर आज़म मोदी यहाँ पर आए थे तो बात यही तिजारत की हुई थी। और यार नहीं, बिल्कुल उसकी तो बात नहीं कर रहे, वो तो हमने मान लिया ना बॉस। इनका नहीं, क्योंकि ये भी बात वो कह रहे हैं कि तिजारत नहीं, वो बात दुरुस्त है और ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन दो मुख्तलिफ बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ताल्लुकात नॉर्मल होंगे तो उसकी कुंजी पाकिस्तान में फ़ौज की क़यादत के पास है कि फ़ौजी क़यादत कितनी सिविलियन हुकूमत के साथ है। और हिंदुस्तान में अकेली कांग्रेस चाहे पावर में, हालांकि मनमोहन सिंह का बेहतरीन दौर था, मनमोहन सिंह की ब्रेक थ्रू हो सकता था आराम से, वो तो जिंगुएस्टा का आदमी नहीं था, लेकिन वाजपेयी आया। मनमोहन सिंह एक दफा भी पाकिस्तानी सरजमीन पे कदम नहीं रख सका, जबकि वो ज्यादा इत्तेदाल पसंद, वो जिंगुइस्टिक टाइप आदमी नहीं था। यहाँ मोदी लैंड किया है, मनमोहन सिंह लैंड नहीं किया है। तो उसकी वजह यह है कि वहाँ कौम परस्ती का ठेका उनके पास है, आरएसएस के पास। हमारी जो नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है और जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है, हमें ये मानना पड़ेगा कि 70 साल से वो फौज के पास है। बिल्कुल, इसी बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर जो बाकी बातें हैं स्पीच पे, उस पर भी बात करें। वेलकम बैक। और वज़ीर आज़म का जो इंटरव्यू था उसमें ख़ासी चीज़ें ऐसी थी कि उन इश्यूज़ पे भी बात हुए जो जिन पे नॉर्मली बात नहीं होती। ऐसा ही एक इशू मिसिंग पर्सनस का है। हमने प्रोग्राम भी गुज़िश्ता हफ़्ते किया, उससे पिछले हफ़्ते हमने वज़ीर इंसानी हकूक़ को भी लिया था और वज़ीर आज़म से यही पूछा गया कि जनाब आप बताएं, एक जो ये तासुर है कि फ़ौज जो है इस बारे में बहुत हसास है बात करने में, तो वज़ीर आज़म ने उस पर क्या जवाब दिया, सुनिए। मैंने जैसी उन्होंने बात की, ऑब्वियसली एजेंसीज उनके नीचे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी थी, एक सिनारियो है, इंडिया की मुदाखलत है, तो जाहिर है कि फ़ौज से मुझे पूछना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि जनरल बाजवा ने कैटेगोरिकली मुझे कहा कि हम सारे इनके मसले, हमने इतने लोग इनके छोड़ दिए हैं, कई लोगों को जो अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है ही नहीं या पाकिस्तान में नहीं है। और उन्होंने, मैंने फिर मीटिंग, मैंने अख्तर मैंगल को कहा कि हम मीटिंग करते। अख्तर मैंगल किसी वजह से मीटिंग पे नहीं आए, मैंने करवा दी थी अपनी मीटिंग। मुझे पूरी एश्योरिटी है इस वक्त जनरल बाजवा से कि हम हर किस्म की मदद करना चाहते हैं मिसिंग पर्सन। गुड टू नो कि एटलीस्ट मिसिंग पर्सनस पे उन्होंने कैटेगरिकली जवाब दिया। आज ही डॉन का एडिटोरियल आपने पढ़ा? नहीं, मैंने नहीं। वो इसी पे है, मिसिंग पर्सनस के बारे में। उन्होंने कहा है कि जब से इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए हैं, कोई ऑपरेशन भी बज़ाहिर इस वक्त नहीं हो रहा, लेकिन अगस्त से लेके अब तक 360 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। बिल्कुल, लेकिन मैंगल साहब से भी बात होती थी जब जिक्र किया था कि आपकी कितनी मुलाकातें। अच्छा, और फिर उन्होंने इस बात का जिक्र, फिर इन्होंने ये भी कहा, क्यों नहीं गई ये मुझे नहीं पता, फिर इन्होंने इसकी तस्दीक इंटरेस्टिंग बात जो वज़ीर आज़म ने कही वो ये है कि जनरल बाजवा मेरी और अख्तर मैंगल की मीटिंग होना थी, लेकिन अख्तर मैंगल किसी वजह से नहीं आ सके। अब मैं ख्याल अख्तर मैंगल साहब को हाँ, और जाहिर है अगर वो इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं और इस बिना पर उन्होंने अलायंस किया पीटीआई के साथ, तो उनको जाना चाहिए। क्या वजूहत थी ये फिर वो ही हमें बता सकते हैं। इन्होंने अच्छा, दो चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी फ्रैंकली स्पीकिंग। एक तो कि अभी जो ये रुपये की जो डिवैल्यूएशन हुई थी एकदम से पिछले हफ्ते, तो उस पर इमरान खान साहब का कहना है कि उनको इसका पता ही चला जब वो टीवी पर देख रहे थे। ठीक है, फिर पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि जी हम चाह रहे हैं कि स्टेट बैंक खुद मुख्तार है, ऑटोनमस है, बिल्कुल ऑटोनमस है, लेकिन कम से कम आपके फाइनेंस मिनिस्टर को एक इन्फॉर्मेशन तो ये जानी चाहिए। और अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन गई है, और मुझे नहीं पता कि गई है या नहीं गई है,
तो इन तक पहुंचानी चाहिए, कोई छोटी बात नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा अभी मैं, अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उनका क्लिप देख रहा था कि जी वो ऑटोनोमस है और वजीर खजाना का भी ये नहीं बनता इस्तेका कि वो उनसे पूछे जी आप क्या लेकिन उनको बता तो देना चाहिए। ये है जो खुर्रम हुसैन से भी हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने यही बात की थी कि एक इजलास हुआ था एक रात पहले जिस रोज डिवेल्युएशन हुई थी, उससे पहले कामरान यूसुफ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है कि ये एक ऐसा इजलास हुआ था जिसमें फैसला किया गया स्टेट बैंक भी था, फाइनेंस मिनिस्टर का था, जो क्योंकि इस वक्त तो प्रिटेंड फाइनेंस मिनिस्ट्री और इमरान खान ये कर रहे हैं कि हम बिल्कुल, हमें कोई इल्म ही नहीं था, भिनक भी नहीं थी और उन्होंने कर दिया। लेकिन ये है कि ये खबर है इस तरह लोग भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री शुड नो। अच्छा एक चीज चले मैं थोड़ी सी अप्रिशिएट करूंगा, इस क्वेश्चन को एडिट आउट भी कर सकते थे, दिन में इंटरव्यू हुआ था ना, अब एक वजीर आजम अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। लाइल्मी नहीं, वो बताना चाह रहे थे कि कितना खुद मुख्तार है। साथ ही उन्होंने ये तो बात में, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब हम एक मैकेनिज्म लेकर के आएंगे कि स्टेट बैंक ऐसा ना कर सके, हमसे मुशावरत कर ले। मुझे लगा कि वो ही मे गो टू इसाक डार वे कि आप कंट्रोल रखें। चले लेट्स सी, मे बी बड़ी आइरोनिक बात होगी। दूसरी जो चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो आजम स्वाति के केस के बारे में, ठीक है, और इसमें एक सवाल पूछा गया, किसी ने इनफैक्ट बताया, मुझे याद नहीं कौन सा एंकर था, कि जी JIT रिपोर्ट आजम स्वाति, उसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो काफ़ी डैमिंग है या नेगेटिव है आजम स्वाति के बारे में। तो शायद जवाब में ये था कि अच्छा मुझे नहीं इल्म के कोई JIT की रिपोर्ट पेश की गई है। हाँ तो ऑनेस्टली बता, नहीं ऑनेस्टली बताया है। अगेन मैं ये बात अप्रिशिएट करता हूँ, इसको भी बड़े आराम से कोई भी मीडिया मैनेजर कहता कि यार सर इसको तो हम नहीं जाने दे सकते, आप इसको एडिट आउट कर देते, कोई चू ना करता, किसी को पता ही ना लगता सिवाय उनके जो इंटरव्यू कर रहे थे, राइट। लेकिन फिर भी आपका एक मिनिस्टर है, उसके खिलाफ इल्जामात हैं, वो भी अब्यूज ऑफ पावर के और इंक्रोचमेंट्स के, जिसके सख्त खिलाफ हैं ये लोग। तो आपको इतना इल्म होना चाहिए कि JIT की रिपोर्ट पेश की गई है या नहीं। जी आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो JIT की रिपोर्ट जो है सीधी आपके पास आती है ना, ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास रिपोर्ट ना आई हो। वज़ीर दाखिला भी तो है, वज़ीर दाखिला, तो JIT की कोई भी ऐसी रिपोर्ट होगी वो उनकी टेबल पर जरूर। नाउ दैट्स अ लिटिल वियर्ड। और इसी बात और अगर आपको ये चीजें आपके इल्म में नहीं है तो आप बैनुल अक़वामी जो इश्यूज हैं उनमें सालिसी कैसे कराएंगे? वो तो चलो एक अलग बात। एक पॉइंट इस पे मैं नोट करना चाहता हूं कि JIT की फाइंडिंग्स कोई कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं होती, लेकिन ये आजम स्वाति पे भी अप्लाई करता है और बाकी सब पे भी अप्लाई करता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, और उन्होंने कोर्ट के बारे में थोड़ा दबे लफ्जों में कहा भी कुछ रिजर्वेशन हमें हैं बुज़दार वाले केस में, लेकिन ये है कि एटलीस्ट लेकिन ओवरऑल एक फ्रैंक इंटरव्यू था, इट वाज अ गुड इंटरव्यू, मैं आई रियली लाइक्ड इट। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। एक चीज़ रह गई थी वज़ीर आज़म के ख़िताब में, जब उनसे ये भी पूछा गया कि आप कैसे सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, जबकि बड़े बड़े मुल्क इस चक्कर में जो है वो उनकी नहीं सुन रहे दोनों फरीक। तो वज़ीर आज़म का कहना था कि भाई को देखें तो सही, एक दफ़ा ट्राई तो करें। तो सुनिए वज़ीर आज़म ने क्या कहा। हमें पहले जो यमन की जब कॉन्फ्लिक्ट हुई तो हमें वो कह रहे थे कि हम फरीक बने इसके अंदर, हाँ हम एक तरफ जाएं, और उनको बड़ा मेरे ख्याल में वहाँ उनको बुरा भी बनाया गया कि हम नहीं तैयार हुए उसके लिए। हमने उल्टा दूसरी तरफ चले गए। हम ये कह रहे हैं कि हमें आप वो मुल्क हो जो आपको इकट्ठा करे। इसकी वजह एक है कि सऊदी अरेबिया से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। दूसरी वजह ईरान है। हमारी ईरान के मेरे फॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई। फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि अगर आप बीच में पड़ते हैं तो हम तैयार हैं यमन के अंदर हम अपना पार्ट, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस ईरान का दूसरा सऊदी का ज़ाहिर है, तो हमने सऊदीज़ को भी मैसेज पहुंचा दिया है, हमने ईरान को भी पहुंचा दिया है। हम कोशिश भी कर रहे हैं अंडर हैंड निचले लेवल के ऊपर इनको इकट्ठा करने के लिए, और ये हम सबसे बड़ा ये अपना होना ही पाकिस्तान का रोल ये चाहिए। आगे से हमें कभी फ्रीक नहीं बनना चाहिए। हमें जिस तरह अमेरिका की जंग में हम 2 दफ़ा फ्रीक बन के हमने अपना तबाही की है, हमें आगे से कभी ये हमने सीखा माजी से।
अच्छा पॉइंट है, मेक सेंस, बिल्कुल मेक सेंस। अच्छा हुआ कि इसमें क्लैरिटी लाई है। अच्छा, मैं इसलिए इस बात पे बिलीव कर रहा हूँ कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान साहब स्टीम्ड आउट हैं काफ़ी जी हाँ। अच्छा, तो जो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जिनमें वो फंसे हुए हैं कतर के साथ, यमन के साथ, ईरान के साथ, वो इस स्पिरिट में या इस माहौल में वो कंटिन्यू नहीं रख सकते, बिल्कुल, भले कुछ भी हो जाए। साथ ही ये खबर भी आई है ओपेक जी सर, बड़ी खबर है, कतर जी हाँ विड्रॉ हो रहा है, तो ये भी एक अजीब व गरीब जो है नई गेम शुरू हो गई है। फिर जाहिर है कि ईरान की अपनी भी हालत, इक्तिसादी हालत, वो कुछ भी कहते रहे हैं, पतली तो है ना सैंक्शंस की वजह से जो नवंबर 5 से लगी हैं वहाँ। तो अब मसला ये कि बीच में एक बंदा तो चाहिए जो पैगाम रसानी कर सके। तो खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि उनके जरिए पैगाम रसानी हो रही है तो अच्छी बात नहीं, बिल्कुल। और आपको याद होगा कि जब हमसे पहली दफा इसका जिक्र हुआ था तो हम जो डिबेट करे थे तो नतीजा यही था कि इतना भी हल्का मत लें अपने आप को कि यार तुम्हारी बात कौन सुनेगा। हमारी एक सर्टेन रिलेशनशिप है दोनों मुल्कों के साथ, नामुमकिन नहीं है ये, दैट्स ऑल। और तुर्की क्योंकि फरीक बन चुका है ना विद कतर, तो वो तो नहीं कर सकता, तो उसके साथ वो नहीं हो सकता। अच्छा चले, अब वजीर आजम इमरान खान साहब की तो हमने बहुत बातें कर ली, एक साबिक वजीर आजम हम बात कर लेते हैं। आपको मियां नवाज शरीफ याद होंगे? जी 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 जी। काफ़ी वक्त से काफ़ी खामोश हैं, तो उस पर भी बहुत बातें हो रही हैं कि जी इतनी साइलेंस क्यों, मतलब इतना टेम्पो बनाकर अब आप लोग बिल्कुल एक बात ही नहीं कर रहे। तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर खबरों में आने लग गए हैं। अच्छा। लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बयान दिया है, बल्कि उनके खिलाफ एक बार फिर एक बहुत ही संगीन इल्जाम सुनसुनीखेज। और कितना सुनसुनीखेज है आप खुद ही सुन लीजिए। नवाज शरीफ का मुल्की सलामती के खिलाफ एक सामने आया। ऑनलाइन मीडिया का दावा सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज लीग ने पाकिस्तानियों का हसास तरीन डेटा गैर मुल्की फर्म के साथ शेयर किया। नवाज हुकूमत में डेटा इंतखाबात में नून लीग को हिमायत दिलवाने के लिए गैर मुल्की फर्म के हवाले किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम को एक बड़े मगरबी मुल्क की खुफिया एजेंसी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल। आम इंतखाबात 2018 में कामयाबी चाहिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ कितने मुहिब्बे वतन हैं, अपने मफादात के लिए कहां तक जा सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। ऑनलाइन मीडिया की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। ऑनलाइन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग ने पाकिस्तानियों का हसास तरीन डेटा गैर मुल्की फर्म के साथ शेयर किया। नवाज हुकूमत में डेटा इंतखाबात में नून लीग को हिमायत दिलवाने के लिए गैर मुल्की फर्म के हवाले किया गया। ऑनलाइन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बात यही खत्म नहीं होती, नवाज शरीफ के बयानिए की कड़ियां भी मिलने लगी। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते ही नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बयानिया इख्तियार किया और वोट को इज्जत दो का नारा भी बुलंद किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम को एक बड़े मगरबी मुल्क की खुफिया एजेंसी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। नौजवानों और आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने के पीछे भी गैर मुल्की डेटा फर्म है। ऑनलाइन मीडिया के अहम इंकशाफात के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी और हसास इदारे हरकत में आ गए हैं और इस हवाले से तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया। जी बिल्कुल। ऑनलाइन मीडिया क्या होता है? मुझे इतराज पता है क्या है? चले कि नवाज शरीफ ने गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद क्यों ली? बिल्कुल यार, मतलब कौन ऐसा कर 80 मार गए। हाँ, मतलब यू नो व्हाट अ फस यार। बिल्कुल कहते हैं ना मैं बाय पाकिस्तान। ऑनलाइन मीडिया क्या है? और ये जो गैर मुल्की कंपनी एजेंसी की बात नहीं कर रहा है, जो कंपनी है, ये कौन है? कौन हो सकते हैं ये? तो और एक बार फिर अच्छा ये खबर आई, फिर द नेशन में एक इस पे आर्टिकल आया, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और फिर एक हमारे बड़े मारूफ तज्जियाकार ने भी कुछ जिक्र किया इसका कि जी पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन लोगों ने दिए थे। किसको दिए थे? जाहिर है ये बात हो रही है कैम्ब्रिज एनालिटिका की। अच्छा, याद है आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका? इलेक्शन कैंपेन वो वाली चीज कैम्ब्रिज एनालिटिका बड़े मुख्तसरन माइंड गेम जो खेलते हैं कि बिल्कुल वो फेसबुक डेटा ऑब्टेन किया था इलीगली, इमोरली, फिर उसकी बुनियाद पर ट्रंप की एक टारगेटेड सोशल इलेक्शन कैंपेन चलाई थी वगैरह वगैरह। और फिर बहुत बाकी मुल्कों में भी बड़ी इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा मतलब अगर मैं समझा दूं जिन्हें नहीं चले जल्दी से बता जो वोटर का माइंड
अपनी तरफ बनाने के लिए साइंटिफिक तरीके से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, कैम्ब्रिज एनालिटिका उसकी माहिर है। बिल्कुल। अच्छा, इलीगली और इमोरली ये क्लियर है, बिकॉज़ प्रोपेगेंडा तो सब करते हैं और सबका काम यही होता है कि जी हमें वोट मिलना चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्या ब्रेक लेनी है? क्या अब ले ही लो। चलिए एक ब्रेक, ऑनलाइन ब्रेक ले लेते हैं और फिर इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। तो बात हो रही है कि नवाज शरीफ ने अब क्या कर दिया है और ये जो ऑनलाइन मीडिया है ये कौन से मीडिया होता है, तो थोड़ी सी इस पर काम किया हमने कि मार्च में एक खबर आई थी, यूरेशिया फ्यूचर नाम की एक वेबसाइट है, एक सॉर्ट ऑफ प्रो रशियन किस्म की वेबसाइट है। वहाँ पर एक हमारे भाई हैं तैयब बलोच साहब, उन्होंने एक खबर दी थी कि एक्सक्लूसिव हैकिंग डेमोक्रेसी कैम्ब्रिज एनालिटिका टर्न्स टू पाकिस्तान। अच्छा, बड़ी वायरल गई थी, हुई थी उस वक्त भी, हमने इस पर काफ़ी काम किया था कि सर ये स्टोरी में इतने बड़े सुराख हैं कि आप पूरे ट्रक घुसा सकते हैं इसके थ्रू, मतलब बोइंग 747 एयरबस जो भी है घुस जाएगा इसके अंदर। और फिर लोग कह रहे थे कि वाई यू नॉट टॉक अबाउट दिस, तो फिर हमने इस पर टॉक अबाउट दिस किया और कहा कि ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। और ज़ाहिर कैम्ब्रिज एनालिटिका की भी बात हो रही है। अच्छा, जब ये खबर आई तो उसके कोई 1-2 हफ्ते बाद उमर अली साहब जो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक स्टोरी लिखी जिसका टाइटल फेक न्यूज़ अलर्ट, नवाज शरीफ हैज़ नॉट हायर्ड कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो इस शो से पहले मेरी बात हुई उमर अली साहब से और मैंने उनसे 2 सवाल किए। पहला सवाल ये था कि उमर, इतनी अच्छी खासी स्टोरी है जो तैयब बलोच साहब ने लिखी है, आपको इस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? क्या होल्स हैं इस खबर में? सुनिए। अगर आप देखें इस स्टोरी को तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सोर्सिंग है कि सोर्सेज कौन से इस्तेमाल किए हैं। और मतलब एक जगह पे उन्होंने लिखा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के ही एक एम्प्लॉई हैं जिन्होंने उनको ये बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान में खिदमत अंजाम दी हैं और उन्होंने अदलिया और बाकी रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो कैंपेन की है एट द बेहेस्ट ऑफ नवाज शरीफ। तो उन्होंने कोई पोजीशन नहीं बताई कि किस किस्म का काम किया उस एम्प्लॉई ने, या फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट देखा है उनके पास मौजूद है कि जिसमें ये कंफर्म होता है कि वाकई कैम्ब्रिज एनालिटिका को हायर किया गया था पाकिस्तान में। और उसके अलावा जो क्लेम्स हैं जो कि उसमें की गई हैं वो शिफ्ट करती हैं बहुत बहुत वाइडली। पहले वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हायर किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका को कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए। उसके बाद जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो उस कैंपेन को मज़ीद उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका को बोला गया कि आप पाकिस्तान में हमें इलेक्शन जीतने में भी मदद करें। और फिर जो रिसेंट एक आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है एक अखबार में और जिसकी बेस पे बहुत से मीडिया पे तबसरे हो रहे हैं, उसमें वो ये भी कहते हैं कि CIA के पास भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है प्रूव करने के लिए कि कैम्ब्रिज एनालिटिका इलेक्शन मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। तो मैं एज अ जर्नलिस्ट जो है उसको कैसे प्रूव करूं? तो अगर आप देखें कि एक एज अ जर्नलिस्ट के आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और फिर आप उसी क्लेम की बेस पे आपने इतनी रिपीटेडली वो इल्ज़ामात लगाए हैं और वो सीरीज़ की हैं। और उसके अलावा उसमें बहुत से टेक्निकल फ्लॉज हैं स्टोरी में। मतलब एक जगह वो कहते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका की वो टीम जिसने पाकिस्तान में अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई उसको कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक अवार्ड दिया। अब वो अवार्ड का नाम लिखते हैं रीड अवार्ड। मैंने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की गूगल पे जाके, तो रीड अवार्ड जो है वो बेसिकली एक यूएस में जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं उनको वो जो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं उनको अवार्ड दिया जाता है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उसमें छोटे मतलब कांग्रेशनल जो इलेक्शंस हैं उससे लेके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तक। तो उसमें बेसिकली आई थिंक बेस्ट ऑनलाइन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर आई थिंक इट्स कॉल्ड बेस्ट ऑनलाइन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अ जुडिशियल कैंपेन। तो वहाँ से जो ये अज्यूम किया गया कि जो ये जो स्टोरी है और ये जो अवार्ड है वो पाकिस्तान में अदलिया को मेलाइन करने की बेस पे दिया गया है, जबकि ट्रूथ ये है कि यूएस में जो बेसिकली अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए भी इलेक्शन कैंपेन है एंड यू हैव टू बेसिकली रन फॉर इट। तो वो उस कैंपेन को यूएस बेस्ड कैंपेन को उन्होंने पाकिस्तान में अप्लाई किया
और उन्होंने ये इस तरह से एक अजीब किस्म की जो मतलब गडमट सी स्टोरी बनाई। और भी बहुत बड़े से होल्स हैं इसके अंदर, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है कि वहां पे पढ़ा कि अच्छा जुडिशल कैंपेन, इसका मतलब है पाकिस्तान में अदलिया के खिलाफ कैंपेन। और भी इसमें जो इंटरेस्टिंग बातें हैं कि बात बात मीर शकील और रहमान के खिलाफ बात किया कि ये इज द गॉडफादर ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। अच्छा बिल्कुल हो सकता है यार, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी लेकिन अगर एक मुहिब्बुल वतन चैनल है पाकिस्तान में वो है बोल टीवी, और ये आलमी साजिश है कि शोएब शेख के खिलाफ नहीं ये तैयब बलोच साहब अपने आर्टिकल में लिखे, 4 आर्टिकल लिखे थे, 4 आर्टिकल लिखे थे। जो मेन सोर्स था वो बोल का ही एक एम्प्लॉय था, ठीक है। अच्छा। और दूसरा बस सिर्फ ये बता दूं कि इसमें जो दी गई है कि 124 मिलियन डॉलर्स जो है ना वो हुसैन नवाज और मुसद्दिक मलिक ने दिए हैं। और मैं समझ रहा था कि अच्छे बिजनेसमैन है ये, तो इससे ज्यादा बॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा, और एक और अलग बात है कि 9 मई को कैम्ब्रिज एनालिटिका शटडाउन हो गया था। पाकिस्तान की इलेक्शन कब थी? 25 जुलाई। बहरहाल वो एक अलग बात है। फिर मैंने जो आखिरी सवाल पूछा उमर से कि यार देखिए कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात तो ओपन है, ये तो क्लियर है और ये तो प्रूवन है, तो ये क्यों इतनी नामुमकिन सी बात आपको लग रही है कि जो स्टोरी में बात की गई है कि पाकिस्तान में भी उनकी सर्विसेज यूज की गई हैं, आपको क्यों ये अनलाइकली लग रहा है? सुन ले। आई थिंक ऑफ कोर्स इस पे जो आपको भी पता है कि बहुत सी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री भी बनी है और इस पे बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है गार्डियन ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि जिसमें उन्होंने बताया है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किस तरह से फेसबुक प्रोफाइल्स का जो लीक डेटा था, 50 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल्स का जो डेटा था यूएस में, वो उन्होंने हार्वेस्ट किया और यूके में 1 मिलियन यूजर्स का डेटा हार्वेस्ट किया गया और उसकी बेस पे इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। और जो यहाँ पे प्रो ब्रेक्जिट जो ग्रुप्स थे वो उन्होंने हायर किया था कैम्ब्रिज एनालिटिका को, और ट्रंप की कैंपेन ने भी हायर किया कैम्ब्रिज एनालिटिका को। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ रियलिटी, लेकिन आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ दिस स्टोरी के इसमें किसी भी किस्म की जो एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा हार्डकोर एविडेंस नहीं पेश किया गया है। और स्पेशली अगर हम इस फैक्ट को भी अगर हम कंसीडर करें कि जो वेबसाइट थी रशिया फ्यूचर जिस पे पब्लिश हुआ पहली दफ़ा, उन्होंने एक सीरीज थी 4 आर्टिकल्स थी, उन्होंने चारों के चारों आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट से हटा दिए हैं और उन्होंने अनकंडीशनली जो है उस पर अपोलोजाइज किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने ऑथर्स से कांटेक्ट किया, हमने उनसे प्रूफ मांगे कि आप हमें इन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए भी किसी भी किस्म का एविडेंस दें, लेकिन उन्होंने ऐसा किसी भी किस्म का सबूत पेश नहीं किया। तो उसकी वजह से दे सेड कि ये जो स्टोरीज थी उन्होंने उसको बोला है कि दे वर मैलिशियस और उन्होंने उसको रिट्रैक्ट किया। यूरेशिया फ्यूचर ने इन स्टोरियों को, खबरों को वापस लिया। अच्छा, यूरेशिया फ्यूचर को अगर आप चेक करें तो ये इस लेवल की बात है कि बोल कहे कि यार हमारे से ये गलत खबर छप गई है या हमें शाया हो गई है। मलिक इसाक कहे कि जी आप तो बहुत ज्यादा दहशत करते हैं, बहुत ज्यादा बंदे मार रहे हैं, मतलब कि अनबिलीवेबल है यार, मतलब इट ब्लोज माय माइंड। अच्छा, ये डेटा कहाँ से आया पाकिस्तानियों का? और ये भी बेस्ट है, हमारे भाई तैयब बलोच के नेशन में भी एक स्टोरी आई है, 5th जनरेशन वॉरफेयर वगैरह, कह रहे कि ये जो लैपटॉप नहीं दिए थे प्राइम मिनिस्टर की लैपटॉप स्कीम में, आपका ख्याल है कि ये तालिब इल्मों के लिए थी? नहीं जी, उनकी डेटा चोरी करने के लिए थी। तो ये है उसके अंदर एक सल्यूट तो है। आप देखें, अब अगेन एनोनिमस सोर्सेज इस्तेमाल होती हैं, अलेजिडली का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, जिसमें इसमें कहा है कि अलेजिडली इन लोगों ने दाइश को भी सपोर्ट किया, अलेजिडली अलकायदा को भी सपोर्ट किया। स्टेट डिपार्टमेंट के कहने पे अलेजिडली भी इस्तेमाल होता है, एनोनिमस सोर्सेज भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अलेजिडली एक जुमले में 10 दफा आए ना, थोड़ा सा मसला है बॉस। लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि ये खबर तो मर गई थी ना, तो ये दोबारा जिंदा कैसे हुई? परसों आपने ड्रैकुला की फिल्म देखी है? ड्रैकुला की फिल्म देखी है ना, तो बस इसी तरह राइज ऑफ द डेड, राइज ऑफ द डेड जी। और आज के लिए इतना ही, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। अब हमको मिलेंगे हम कल होपफुली कुछ नई खबरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।